हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे की अन्य सभी एग्जाम के लिए जिसमें भी साइंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए ओवरव्यू देखते हैं। इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक क्या क्या रहेगा वो सभी को एक बार ओवरव्यू देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद आपको मिश्र धातु और उनके घटक के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित जो संक्षेप रहते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में सभी पूछे गए क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर है। ठीक है, ये आपको 2 स्लाइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को एक बार इसे भी देखते चलेंगे, रिवीजन भी होंगे आपके और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपन प्रीवियस ईयर जो सभी क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एमसीक्यूज के साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स रिलेटेड टाइप रहता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये रहेगा आपका इसमें पूरा पैकेज। और कंप्यूटर साइंस फिजिक्स में जितने भी है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, यह क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे तक मिलते हैं। ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे जो कि 6:30 AM आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप पीडीएफ को रिवीजन जरूर कीजिएगा क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, WWF, ठीक है ना, WWF का पूरा नाम क्या होता है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मिश्र धातु एवं उसके घटक के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कृत्रिम गोल्ड। तो कृत्रिम जो गोल्ड होता है वो किससे बनाया जाता है, यानी किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। कौन? कृत्रिम गोल्ड जो होता है वो तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे है स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील है, यह आपको बनाया जाता है किससे, लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से बनते हैं। कौन? स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है ना, लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से। नेक्स्ट है आपको सोल्डर। ठीक है, सोल्डर किससे बनता है, तो सोल्डर है आपको सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है। किससे? सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है क्या, सोल्डर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइप मेटल। तो टाइप मेटल किससे बनता है, तो टाइप मेटल बनता है आपको सीसा, टीन और एंटीमनी के मिश्रण से बनते हैं। ठीक है ना, सीसा, टीन और एंटीमनी के मिश्रण से क्या बनता है, टाइप मेटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बियाइट मेटल। ठीक है ना, बियाइट मेटल यह बनता है किससे, सीसा, एंटीमनी, टीन और तांबा इसमें मिल जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो टाइप मेटल में सीसा, टीन और एंटीमनी है और बियाइट मेटल में है सीसा, टीन, एंटीमनी और तांबा इसमें ऐड हो जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वुड्स धातु। ठीक है ना, तो वुड्स धातु जो बनता है किससे बनता है, तो यह कैडमियम, टीन, सीसा और बिस्मिथ के मिश्रण से यह बनता है। ठीक है, तो आप इसे डे बाय डे रिवीजन कीजिएगा तो आपको यह दिमाग में बना रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है जंगरोधी इस्पात। ठीक है ना, जंगरोधी जो इस्पात बनता है वह लौह, क्रोमियम, निकेल और कार्बन के मिश्रण से बनता है। किससे बनता है, लौह, क्रोमियम, निकेल और कार्बन के मिश्रण से क्या बनता है, जंगरोधी इस्पात बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टंगस्टन इस्पात। ठीक है ना, टंगस्टन इस्पात जो किससे बनता है, तो यह बनता है लोहा, टंगस्टन और कार्बन के मिश्रण से बनाया जाता है। कौन? टंगस्टन इस्पात। ठीक है, तो चलिए मिश्र धातु एवं उसके जो घटक थे ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप रिवीजन इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको लगभग 2 क्लास या 3 क्लास देखने को मिला, उसमें आपको खत्म हो गए हैं पूरे टॉपिक। ठीक है, चलिए तो अब आपका काम है रिवीजन करते रहना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित जो संक्षेप है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले BCD। तो BCD का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका पूर्ण रूप होता है किसका, BCD का। नेक्स्ट है MAR का पूर्ण रूप होता है क्या, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, MAR का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है PROM। ठीक है ना, PROM कहने का मतलब PROM, तो P का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का जो पूर्ण रूप होता है ना, रोम पढ़ें, रोम का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें पहले P लग गया। ठीक है ना, तो P का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर
ईपी रोम, ठीक है ना, ईपी रोम। तो ई का मतलब हो गया इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ईपी का मतलब हो गया क्या, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, और रोम का तो फुल फॉर्म पहले से पता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका पूर्ण रूप, ठीक है। तो आप रिवीजन इसे जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन जो है उससे देखते हैं, एक मिनट। चलिए देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर जो क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले IBM, ठीक है ना। तो IBM का पूर्ण रूप होता है क्या, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है किसका, IBM का पूर्ण रूप होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो IBM का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए नेक्स्ट है हार्ड डिस्क की गति जो होती है वो कितना होता है, 3600 चक्र प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 3600 चक्र लगाता है कौन, हार्ड डिस्क लगाता है, ठीक है। तो ये इसका गति होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कर्सर कहते हैं, ठीक है ना। तो जो माउस का जो कर्सर आता है ना, बोलते हैं ना कर्सर, ये भी जो टिमटिमा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, कर्सर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, शट डाउन कहते हैं। शट डाउन मतलब बंद होना, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, तो चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं, क्या बोलते हैं, बूट अप, ठीक है ना, BWTUP, ठीक है ना, यानी कि अप, सॉरी, ठीक है। चलिए तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर को क्या बोलते हैं, VDU भी बोलते हैं, ठीक है ना। मॉनिटर को VDU भी बोलते हैं, ये उसका उपनाम है यानी दूसरा नाम है। नेक्स्ट है VDU जो होता है यानी कि मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, तो यह इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। तो मॉनिटर जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों के प्रकार के डिवाइस में यह आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन की संख्या कितने होते हैं, तो फंक्शन की जो होते हैं वो कीबोर्ड में होते हैं, जो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैसे होता है ना F1 F2 F3 F4, तो इस प्रकार से होता है, F से लेकर 12 तक, यानी कि टोटल 12 होते हैं फंक्शन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है MICR। MICR का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो तो है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है ना, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है किसका, MICR का, ठीक है। चलिए कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को क्या बोलते हैं, तो इसे डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को क्या बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि प्रीवियस ईयर की सभी आपको पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप रिवीजन भी करते रहेंगे। रिवीजन के साथ साथ में आपको रिवीजन भी होगा और कुछ नए भी आपको सीखने को इसमें मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपको मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में 37 यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में 310 केल्विन होता है क्या, मानव शरीर का तापमान। तो ये सभी को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण जो होता है मनुष्य में वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर, ठीक है ना। तो पुरुष में मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर यह निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो यह लगभग होता है लगभग 639 यानी कि 639, ठीक है ना। तो लगभग होते हैं कितना, 639 होते हैं क्या, मांसपेशी होते हैं शरीर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है उसे क्या बोलते हैं, एनामिल बोलते हैं, ठीक है ना। एनामिल जो कि दांत की हड्डी होते हैं, ठीक है ना। एनामिल किसे बोलते हैं, तो दांत की हड्डी को बोलते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। तो खोपड़ी में टोटल जो अस्थि की संख्या होती है कितना होते हैं, तो टोटल आपको 8 अस्थि होते हैं, किसमें, खोपड़ी में। नेक्स्ट है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, यानी कि जीन की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो जीन का संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो हरगोविंद खुराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संसार का सबसे छोटा फूल किसे कहते हैं। तो संसार का सबसे छोटा फूल है कौन, बुल्फिया, कौन है, बुल्फिया। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष के जो जीन होते हैं क्या होता है, एक्स और वाई होते हैं, जबकि महिला में दोनों क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। महिला में एक्स एक्स पाया जाता है यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं, और पुरुष में एक्स और वाई पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है।
तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है जल से, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है, जल से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं कार्बोनेडो, ठीक है ना। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को किसे बोलते हैं, कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कार्बोनेडो, ग्रेफाइट तो बहुत लोग जानते हैं कि काला शीशा किसे बोलते हैं, तो ग्रेनाइट को बोलते हैं। लेकिन काला हीरा किसे बोलते हैं, तो कार्बोनेडो को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी अस्थि। तो शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि होता है कौन होता है, स्टेपिस होता है, ठीक है ना। स्टेपिस जो कि कहाँ पाया जाता है, या और यह कान में पाया जाता है। कहाँ, कान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रीनल को किसे बोलते हैं, एड्रीनल को बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो अधिक होती है तो किस रंग में होता है, तो यह लाल रंग में अधिक होता है, ठीक है ना। तो लाल रंग में लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अधिक होते हैं। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, किसे, लाइसोसोम को। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो द्रवित पेट्रोलियम जो गैस होता है उसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। किसमें, द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, किसे, राइबोसोम को। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस होता है उसे क्या बोलते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन है, तो यह पत्ती के द्वारा होता है, यानी कि पत्ती इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। ब्रोंकाइटिस रोग होता है तो यह किससे संबंधित है, तो कृत्रिम हृदय का यह रोग है, ठीक है ना। तो कृत्रिम हृदय होता है यानी जिसमें लगाया जाता है उसमें यह रोग होता है, क्या, ब्रोंकाइटिस नामक रोग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक लड़का अपने पिता के क्रोमोजोम पाता है। तो क्या पाता है, तो 22 + 22, तो 22 तो X हो जाते हैं और जो 23वां होता है वो क्या होता है, Y होता है, ठीक है ना। तो Y होता है यानी कि पुरुष में X और Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जबकि महिला में दोनों क्या पाए जाते हैं, XX पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो महिला में XX क्रोमोसोम होता है और पुरुष में X और Y, जिसमें 22 जो होते हैं वो दोनों में सामान्य होते हैं। जो 23वां होता है वो होता है क्या, लिंग निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र होता है वो 23वां गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। चलिए यानी कि 23वां जोड़ा, ठीक है। चलिए तो ये था आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस ईयर के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है MCQs की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो MCQs में सबसे पहला क्वेश्चन है पैरासीटामोल उपयोग किया जाता है, यानी पैरासीटामोल जो दवाई है उसका उपयोग लाया जाता है, तो किस में लाया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि शरीर के दर्द निवारण में पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पैरासीटामोल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे ज्वर नाशक दवा भी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसे ज्वर नाशक दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, किसे, पैरासीटामोल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सी जो दवा है उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि पेनिसिलिन को, ठीक है ना। पेनिसिलिन जिसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन दवा है, तो पेनिसिलिन है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1928 में। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है किन्वक, ठीक है ना। किन्वक, ठीक है ना। किन्वक है तो किन्वक क्या है ये बताना है। तो किन्वक क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यह क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। तो किन्वक क्या है, तो यह जैविक उत्प्रेरक है, ठीक है। चलिए किन्वक की क्रिया जो होता है वो कवक तथा जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। तो कवक जो है, कवक और जीवाणु के द्वारा किण्वन की क्रिया जो है वो समाप्त यानी संपन्न किया जाता है। किण्वन की क्रिया जो होता है वो मीठे पदार्थों की घोल में होते हैं, ठीक है ना। तो मीठे पदार्थ किण्वन की जो क्रिया होते हैं वो मीठे पदार्थों के घोल में होती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो किण्वन की प्रक्रिया किस में होता है, तो मीठे पदार्थों के जो घोल होता है उसमें होता है किण्वन की प्रक्रिया। और इसमें जो कौन कौन होते हैं, किण्वन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, तो कवक और जीवाणु के द्वारा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पनीर यानी कि चीज़ बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है ये बताना। ठीक है, तो पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि रेनिन। ठीक है ना, तो रेनिन किण्वक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम किण्वक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसका खमीर यानी कि ईस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यानी कि खमीर का प्रयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाले जो प्रमुख ईस्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सेक्रोमाइसिस सेरीबीसी बोलते हैं। ठीक है ना, सेक्रोमाइसिस सेरीबीसी जो डबल रोटी बनाने में प्रमुख ईस्ट यानी कि खमीर का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसके द्वारा लगाया गया था ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि लुवेन हाक के द्वारा। तो जीवाणु की खोज जो है वो लुवेन हाक के द्वारा किया गया था और यह कहाँ के थे, हाईलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, और यह खोज कब हुआ था, तो 1676 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, किसका, जीवाणु का। ठीक है, पता लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे जो पौधे होता है उसको क्या कहा जाता है ये बताना। तो नदी और तालाब में देखते हैं कि बहुत दिन से जब पानी जमा रहता है तो उसमें हरे पौधे टाइप के जमते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं ये बताना। तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि उसे क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है ना, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे को क्या बोलते हैं, शैवाल यानी कि एल्गी कहते हैं। ठीक है ना, शैवाल में हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक। तो क्वेश्चन आ जाए कि हरित लवक किस में पाया जाता है, तो यह शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, और यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, यदि कभी ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हो रहा, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण होने वाला जो रोग है निम्न में से वो कौन है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि चेचक। चेचक जो होता है वो किससे होता है, तो यह विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है ना, तो चेचक या स्मॉल पॉक्स जो रोग है वो किससे होता है, विषाणु से होता है। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। क्षय व हैजा, ठीक है ना, क्षय व हैजा रोग जो होता है वो किससे होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग किसे बोलते हैं, तो इसे टीबी को बोलते हैं। ठीक है ना, टीबी को बोलते हैं। ठीक है ना, क्षय बोलते हैं, यक्षमा बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है, यानी कि निम्न में कौन परजीवी नहीं है ये बताएं, पैरासाइट कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी है जो पैरासाइट में नहीं आते, यानी कि परजीवी नहीं है। ठीक है ना, तो घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है, जबकि जूं, मच्छर, किलनी ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी परजीवी है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हो रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो पराबैंगनी किरण जो है वो सूर्य से निकलता है और उसको अवशोषित करने वाला जो गैस है वो कौन है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि ओजोन। ओजोन गैस जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से क्या करता है, हम लोगों को रक्षा करता है। ठीक है, तो ओजोन जिसका सूत्र क्या होता है O3, तो O3 होता है इसका सूत्र, ये याद रखेगा। ठीक है ना, O3। ठीक है, पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। तो पृथ्वी की रक्षा कवच भी बोला जाता है, किसे बोलते हैं, तो ओजोन को बोलते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। अतः यह गैस सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तथा पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण O3 यानी कि ओजोन की जो हो रहा है, ओजोन परत जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है ना, क्षय मतलब कि उसमें ह्रास यानी कि कमी हो रहा है, किसके कारण, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जो मानव के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे ओजोन परत की क्षति होगा, कमी होगा, तो पराबैंगनी किरण क्या है, पृथ्वी पर पहुंचेगा, और जब पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो मानव को हानि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला जो गैस है या हंसाने वाला जो गैस है वो कौन है निम्न में से, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि N2O बोलते हैं। N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। N2O जिसका मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, इसका फॉर्मूला यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O, ठीक है ना। इसको सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है, किसे? N2O को, ठीक है। अतः इस गैस को हास्य गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। हास्य गैस, लाफिंग गैस, ठीक है ना, इसे भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों नाम, क्या कि इसका नाम भी कभी कभी आ जाता है कि हास्य गैस निम्न में से कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है वायु निम्न में से क्या है। तो वायु निम्न में से क्या है ये बताना है। तो वायु क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण, यानी हवा जो होता है क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसे, क्या है कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और अक्रिय गैस भी शामिल होते हैं। यानी कि मिश्रण होता है किसका? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, अक्रिय गैस आदि क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं वायु में यानी कि हवा में, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका अनुपात निश्चित नहीं होता, और जो सभी गैस है इसका अनुपात कोई लिमिट नहीं है कि इस अनुपात में ही यह होगा, किसी भी अनुपात में हो सकता है, यानी किसी भी गैस की मात्रा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। साथ ही इनका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है, ठीक है ना। और इसका मिलन जो है वो किसी रासायनिक संयोग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोल रहा है बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी, ठीक है ना, अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्यों? ठीक है ना। तो क्यों रात में बोला जाता है कि आप जो बंद कमरा है उसमें आप स्टोव या अंगीठी यानी कि जो धुआं करते हैं ना वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कारण क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन के कारण, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि जब स्टोव या अंगीठी जब रूम में जलता है और रूम पैक रहता है तो उससे क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने लगती है, ठीक है ना। जो कि क्या होता है? एक हानिकारक गैस होता है, जिससे जान भी जा सकता है, ठीक है। तो बंद कमरे में काफ़ी हानिकारक होती है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ठीक है ना। CO इसका सूत्र होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोल रहा है प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन असत्य है ये बता रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है प्राकृतिक गैस के बारे में? तो क्वेश्चन जब भी रहे तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कहीं असत्य का जगह पर सत्य न समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप 1 सेकंड ज़्यादा देंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी जाना हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है तो बाद में बहुत ही पछतावा होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि यह CO तथा H का मिश्रण है, ठीक है ना। यह जो होता है क्या होता है? CO तथा H मतलब क्या? हाइड्रोजन नहीं, CO तथा H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना, का मिश्रण है। तो इसका यह गलत है, ठीक है ना। यह इसके बारे में क्या है? गलत है। तो जो प्राकृतिक गैस है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह कथन जो है वो असत्य है, बाकी सभी सही है। तो देखिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, किसका होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है कौन? प्राकृतिक गैस, जिसमें 80% CH4 मतलब कि मीथेन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मीथेन रहता है, कितना? लगभग 80%। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, किसका? प्राकृतिक गैस का प्रयोग जो है वो ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है, और इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है, किसका? प्राकृतिक गैस का। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि उर्वरकों के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है? तो प्राकृतिक गैस का। और प्राकृतिक गैस जो होता है वो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का मात्रा पाया जाता है? तो मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कितना? लगभग 80% पाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। तो यह जो गैस है वो किससे प्राप्त होता है ये बताना है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है होता है गैस का जो ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है ना, इस गैस का। लेकिन यह प्राप्त कैसे किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर यह जो गैस है वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर होता है यह प्राप्त, ठीक है। चलिए प्रोड्यूसर ईंधन तथा कांच व इस्पात और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में की जाती है, प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो ईंधन तथा कांच व इस्पात और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है,
ठीक है ना। यह गैस भाप को उद्दीप्त कोक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है, ठीक है। आगे प्रोड्यूसर गैस जो होता है मुख्यतः नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है, तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, ये बताना है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस इकाई में मापा जाता है, तो ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन डी है। डेसिबल में तो ध्वनि का मापा जाता है, डॉब्सन इकाई में मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, मिस्टेक होगा। चलिए कोई बात नहीं। ओजोन परत की जो मोटाई है वो किससे मापते हैं, तो डॉब्सन इकाई में मापते हैं, ठीक है ना। डॉब्सन इकाई यानी कि डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी बी विकिरण की, ठीक है ना, बी विकिरण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ओजोन परत सर्वाधिक जो सांद्रता है इस वायुमंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। तो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई यानी कि 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है ना, वायुमंडल में, ठीक है। और इसकी मोटाई किससे मापते हैं, तो डॉप्सन इकाई से। और डेसिबल से मापते हैं क्या, ध्वनि की इकाई, ठीक है ना। तो ध्वनि की इकाई जो है किससे मापते हैं, तो डेसिबल से मापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक रूप से। तो वास्तविक रूप से जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है वो रियल में वो कौन कौन होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, कि रैम रोम और कंट्रोल यूनिट इसका मेन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो कब शून्य नहीं होगा ये बताना है। तो पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि किसी घर्षणहीन सतह पर इसका जो पिंड का भार है वो शून्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। किसी घर्षणहीन जो सतह है उस पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होता है, क्योंकि पिंड के भार पर उसके घर्षण का फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो पिंड के जो भार होता है उस पर घर्षण का कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए पिंड का जो भार होता है वो शून्य नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, तो घर्षणहीन सतह पर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो अल्टीमीटर किसके प्रयोग किया जाता है नापने के लिए ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि भूतल से ऊंचाई मापने में प्रयोग करते हैं किसका, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा कि अल्टीमीटर का प्रयोग होता है ऊंचाई मापने में। वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। धारा को मापने के लिए किसका, वोल्ट का प्रयोग होता है। सुनाई देने में जो अंतर होता है वो किससे मापते हैं, तो डेसिबल से मापते हैं, यानी कि ध्वनि का जो सुनाई देने में अंतर होता है उसे किससे मापते हैं, तो डेसिबल से मापते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सामान्य निवेश उपकरण है वो कौन है ये बताना है। तो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन है, तो सबसे सामान्य यानी कि नॉर्मल सा जो उपकरण है वो कौन से यूज होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड क्या है, तो यह एक प्रकार की युक्ति है जो कि टाइप राइटिंग के लिए काम आता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है इसके लिए इसे, ठीक है ना, किसे, कीबोर्ड को। और कीबोर्ड को क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में यह काम करता है। कौन थी एक कीबोर्ड आपका, ठीक है ना। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में कंप्यूटर का कौन सा उपकरण कार्य करता है, तो कीबोर्ड करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए वो रहा है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का, ठीक है ना, 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है, ठीक है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का जो आयतन होगा वो क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको द्रव्यमान दे दिया है वो कितना दिया है, तो सबसे पहले टेम्परेचर जो दिया है कितना है 273, ठीक है ना, कितना 273 केल्विन ध्यान रखेगा, ठीक है। और वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना दिया है 25 मिलीलीटर, ठीक है ना, 25 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं T1 और इसे मान लेते हैं V1, ठीक है। तो T2 तो आपको दिया ही नहीं है, ठीक है ना, T2 आपको क्या है नहीं दिया, तो सॉरी टेम्परेचर दे दिया ना 546 परमताप दे दिया है, तो T2 आपको दे दिया है कितना 546 केल्विन, ठीक है ना। चलिए आगे है आपको V2 आपको निकालना है, यानी कि वॉल्यूम 2 निकालना है, यानी कि इतना डिग्री केल्विन इतना केल्विन पर इतना वॉल्यूम है, तो इतना केल्विन में कितना वॉल्यूम होगा ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है
कि 273 में 25 है, ठीक है ना, 25 मिलीलीटर क्या है इसका वैल्यूम है। 273 का दोगुना कितना है, 273 का दोगुना है आपका कितना 546, ठीक है ना, क्या है 2 गुना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 मिलीलीटर इसको आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या ऑप्शन बी, ठीक है ना, यानी कि T1/V1 बराबर बोल सकते हैं क्या T2/V2, ठीक है ना। तो इस रूप में आप इसे निकालेंगे, आराम से आपको ये निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, T1 मतलब 273 हो गया आपको, ठीक है ना, 273 केल्विन, और V1 हो गया कितना 25, ठीक है ना। आपको फिर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 546, और ये हो जाएगा आपका V2 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपको 2 मिनट कट जाएगा, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, यानी कि ये यहीं से पता चल रहा है कि ये 2 गुना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, सिंपल सी है। चलिए, तो ये था आज की क्लास, जो कि आपको टोटल 21 MCQ देखने को मिला इस क्लास में, ठीक है। तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना चैनल यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो में यदि कोई सुधार करना हो, ठीक है ना, या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डालना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके उस पर विचार जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।